जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि पायन का रोबोट अपने स्कूल में होता है, तभी वहाँ पर उसे पायन का कॉल आता है जो उसे मदद के लिए बुलाता है। और पायन की बात सुनकर पायन का रोबोट वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर सभी की सभी पायन मिलकर एक साथ उन सभी रोबोट से लड़ रहे होते हैं और अंत में वह सभी की सभी मिलकर उन रोबोट को तबाह कर देते हैं। जिसके कुछ समय बाद सभी परवें मिलकर आपस में बातचीत करने लगते हैं कि तभी परवें के रोबोट को अचानक से एक बात याद आती है और वह तेजी के साथ उड़कर वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे बूबी भी चला जाता है। उसके बाद डॉक्टर ऑक्टो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे अपने रोबोट की टुकड़े टुकड़े होने की खबर मिलती है, जिसे सुनकर डॉक्टर ऑक्टो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से वहाँ पर सिर्फ 2 ही परमाणु होने चाहिए थे, लेकिन ये 4 परमाणु कैसे हो सकते हैं। और डॉक्टर ऑक्टो की बात सुनकर उनका आदमी बोलता है ऐसे कैसे कह सकते सर आप, वहाँ पर 4 ही परमाणु थे। तो अपने आदमी की इस तरह की बात सुनकर डॉक्टर ऑक्टो हंसते हुए कहता है क्योंकि परमाणु मर चुका है और उसके साथ जो लड़की काम करती थी वह भी अपनी ड्यूटी करने लायक नहीं रही। तो तुम मुझे बताओ कि वह कैसे हमारे रोड को तबाह कर सकते हैं। और ये सब सुनकर उसका आदमी एकदम चौंक जाता है। अब आगे तो डॉक्टर ऑक्टो की बात सुनकर उसका आदमी कहता है कि सर आप चाहे तो हमारे रोड के सीसीटीवी कैमरा की मदद से आप उनको देख सकते हैं कि ये सब 4 परमाणु ने मिलकर एक साथ किया था। तो अपने आदमी की इस तरह की बात सुनकर डॉक्टर ऑक्टो बोलता है ठीक है तो जल्दी से मुझे दिखाओ। तो उसका आदमी ऐसा ही करता है, वह उसे फ़ोटो दिखाने लगता है जहाँ पर डॉक्टर ऑक्टो एकदम चौंक जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है। और वह इतना कहकर उन फ़ोटो को जूम करने लगता है और कंप्यूटर की मदद से उन्हें स्कैन करने लगता है, जिसे देखकर डॉक्टर ऑक्टो तेज़ी के साथ जोर जोर से हंसने लगता है। और उसे हंसते हुए देखकर उसका आदमी कहता है कि सर आप क्यों हंस रहे हैं, क्या हुआ। तो डॉक्टर ऑक्टो हंसते हुए कहता है ये देखो ज़रा, जिस रोबोट के पीछे हम पड़े हुए थे वो तो हमारे पास खुद चलकर ही आ रहा है। अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बस मुझे अपने रोबोट को किसी तरह से फिर से रिपेयर करना पड़ेगा और उसके बाद ये सारी की सारी दुनिया मेरे आगे झुक जाएगी। फिर कोई नहीं होगा, सिर्फ मैं हूँगा डॉक्टर ऑक्टो और कोई नहीं। वो भी पूरी दुनिया पर राज करने वाला एक अकेला किंग सिर्फ डॉक्टर ऑक्टो होगा। और वह इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर पढ़ने के रोबोट को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में पहुँच जाता है, जहाँ पर टीचर उसका काफ़ी देर से इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ ही देर बाद स्पोर्ट क्लास चालू होने वाली थी, जहाँ पर सारे बच्चे अपना अपना टेस्ट दे चुके थे। अब बारी थी उसके रोबोट की, जहाँ पर पढ़ने का रोबोट काफ़ी खुश था क्योंकि उसके पास परमानेंट सेट था जिसकी वजह से वह अपना टेस्ट बड़ी आसानी से दे सकता था। लेकिन टीचर वहां पहुंचने पर परमानेंट से कहते हैं कि परमानेंट अब तुम्हारी बारी है, जिसे सुनकर परमानेंट खुश हो जाता है और कहता है बस इतना ही, ये तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल है, इसे थोड़ा और ऊंचा कर दीजिए ताकि इसे मैं जंप कर सकूं। और परमानेंट की इस तरह की बात सुनकर सभी बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं, जहाँ पर साबु एकदम परमानेंट के पास आकर कहता है कि परमानेंट एक बार टीचर की बात तो सुन लो, उसके बाद तुम बाद में इसे ऊंचा कर लेना कि टीचर तुमसे क्या कहना चाहते हैं। तो साहू की इस तरह की बात सुनकर परवीन एकदम चौंक जाता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो टीचर परवीन से कहते हैं कि परवीन तुम अपना परमानेंट सेट जल्दी से उतार दो और इसकी जगह पर अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए तुम चेहरे पर ये मास्क लगा लो ताकि तुम्हारी आइडेंटिटी सेफ रहे। और टीचर की इस तरह की बात सुनकर परवीन एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या, ये क्या बोल रहे हैं सर आप। तो टीचर कहते हैं हाँ मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम परमानेंट सेट के साथ इस स्पोर्ट क्लास में भाग लोगे तो सभी बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सबको पता है कि तुम परमानेंट सेट के साथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हो, इसलिए सभी बच्चे चाहते हैं कि तुम बिना परमानेंट सेट के अपना टेस्ट दो। और टीचर की इस तरह की बात सुनकर परवीन का रोड एकदम सैड हो जाता है और कहता है ये लो, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। लगता है आज मेरी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील होने वाली है कि परवीन
बिना परमानेंट शर्ट के कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तभी भूवी परवीन के रोबोट के पास आकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब तुम छलांग लगाओगे तो उस वक्त मैं तेज़ी के साथ एक फूंक दूंगा, जिसकी मदद से तुम बड़ी आसानी से उस टेस्ट को पार कर लोगे। और भूवी की इस तरह की बात सुनकर परवीन का रोबोट एकदम खुश हो जाता है और कहता है, अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चलो मैं ऐसा ही करता हूँ। और वह तेज़ी के साथ अंदर चला जाता है और कुछ ही देर बाद अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आ जाता है, जिसे देखकर सभी के सभी बच्चे काफ़ी एक्साइट हो जाते हैं। यहाँ पर कबाब कहता है, लगता है आज परवीन की पोल खुलने वाली है, आज सबको पता चल जाएगा कि परवीन बिना परवीन शर्ट के कुछ नहीं है। बड़ा ही लंबी लंबी फेंकता है ये परवीन। और ये सब कहकर दोनों के दोनों अपनी मन ही मन में हंसने लगते हैं कबाब साहब। उसके बाद परवीन का रोबोट अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है उसे छलांग लगाने के लिए, और वह भूवी को इशारा कर देता है। यहाँ पर कबाब साहब परवीन की चाल को समझ जाते हैं और वह भूवी से कहते हैं कि भूवी, तुम यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते, तुम यहाँ आ जाओ। तुम कहीं परवीन की मदद करने के बारे में तो नहीं सोच रहे कि जब परवीन जंप लगाएगा तो उस वक्त तुम अपनी एनर्जी की मदद से उसे जंप मारने में मदद कर सको। और कबाब की इस तरह की बात सुनकर सभी बच्चे एकदम चौंक जाते हैं। लेकिन तभी मिचिको कहती है कि परवीन ऐसा कुछ नहीं करने वाला, परवीन को वैसे भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, परवीन तो वैसे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमें पता है। तो मिचिको की इस तरह की बात सुनकर कबाब कहता है, ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा कि परवीन बिना परसेंट के क्या कर सकता है और क्या नहीं। और वह इतना कहकर भूवी को एक साइड अलग खड़ा कर देता है, जिसे देखकर परवीन के रोबोट को काफ़ी गुस्सा आता है कबाब पर, और वो कहता है, देख लूँगा बच्चों, तुम्हें एक बार इस टेस्ट को पार कर लूँ किसी तरीके से, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वह इतना कहकर कबाब को घूरने लगता है। तभी टीचर परवीन से कहते हैं कि परवीन, तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से अपना टेस्ट दो ताकि बाकी के बच्चे भी अपना टेस्ट दे सकें। और ये सब सुनकर परवीन का रोबोट कहता है, हाँ हाँ सर, मैं भी करता हूँ। और वह बड़ी तेज़ी के साथ उसे जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह नीचे आने लगता है, जिसे देखकर वो भी अचानक से अपने हाथ में एक कंकड़ लेता है और उसे उंगली की मदद से जोर से मारता है, जो सीधे परवीन के रोबोट के पीछे लगता है। और वह दर्द के मारे जोर से उछलने लगता है और वह जंप कर जाता है, जिसे देखकर कबाब साहब एकदम चौंक जाते हैं। जहाँ पर मिचिको काफ़ी खुश हो जाती है कि परवीन बिना परवीन शर्ट के भी इतनी ऊंची छलांग लगाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन परवीन का रोबोट दर्द के मारे अपने आंसू को छुपाते हुए पहुँचने लगता है और कहता है, आज तो मैं बाल बाल बचा, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है मुझे। और तभी सभी के सभी बच्चे परवीन के पास आकर कहते हैं कि परवीन, तुमने तो सच में कमाल कर दिया, वो भी बिना परवीन शर्ट के। हमें विश्वास नहीं हो रहा कि तुम बिना परवीन शर्ट के इतनी ऊंची जंप लगा सकते हो। सच में परवीन, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। और ऐसा सुनकर कबाब साहब को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने जो परवीन की पोल खोलने का जो प्लान बनाया था वो एकदम फेल हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सुमेरी की रोबोट अपने घर पर पहुंच जाती है, जहां पर सुमेरी उससे कहती है कि रोबोट, कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा, मुझे लगता है कि तुम्हारे बहुत थक चुकी हो। तो सुमेरी की बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है, नहीं सुमेरी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आज तो मेरा दिन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया मुझे परवीन रोटी के समय पर। और ऐसा सुनकर सुमेरी कहती, क्या सच में? तो उसकी रोबोट कहती, हाँ, दरअसल सच बात यह है कि सुमेरी की रोबोट उसे पैसा नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह उससे झूठ बोलती है ताकि सुमेरी परेशान ना हो। उसके बाद उसकी रोबोट कहती है कि सुमेरी, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे लगता है तुम पहले की तरह एकदम ठीक होती जा रही हो। तो अपने रोबोट की इस तरह की बात सुनकर सुमेरी कहती है, अगर ठीक होती जा रही हूँ तो तुमने मुझे आज परवीन ड्यूटी के समय पर क्यों नहीं जाने दिया? मैं अगर चाहती तो परवीन ड्यूटी कर सकती थी, मैं इतना ठीक हो चुकी हूँ। तो सुमेरी की इस तरह की बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है, देखो सुमेरी, तुम एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से परवीन शर्ट दे दूँगी, क्योंकि बड़े ने मुझे इस काम के लिए मना किया है कि जब तक सुमेरी ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे परवीन ड्यूटी से दूर ही रखना। और रही तुम्हारे करियर की बात, करियर तो तुम्हारा पहले ही डूब चुका है, क्योंकि जब से परवीन की डेथ हुई है तब से तुमने शूटिंग करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं जानती हूँ तुम परवीन से बहुत प्यार करती हो और उसे कुछ करने के लिए आज तक तुम फिल्मों में काम कर रही थी
और जब परवीन नहीं रहा तो तुमने अपना काम भी छोड़ दिया। कम से कम तुम्हें अपने फैन के बारे में तो सोचना चाहिए था सुमीरे। तो अपने रोबोट की स्त्री की बात सुनकर सुमीरे कहती है, देखो रोबोट, तुमसे मैंने कितनी बार बोलूं, मैं बिल्कुल भी अब फिल्मों में काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जब जब फिल्मों में काम करती हूँ तो मुझे कोई ना कोई ऐसी बात याद आ जाती है जो परवीन से जुड़ी हुई होती है, और वहाँ पर मैं अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाती, सीधे इमोशनल हो जाती हूँ। तो उसकी रोबोट कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हो। एक बार तुम रिकवर हो जाओ उसके बाद खुद ही सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। और ये सब कहकर उसकी रोबोट किचन में चले आती है उसके लिए खाना लाने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर परवीन के रोबोट को दिखाया जाता है जो अपने घर पर पहुँच जाता है, और उसकी मॉम उससे कहती है कि कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन। तो अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर मिस्टर का रोबोट कहता है कि मॉम, मेरा दिन तो बहुत ही बुरा था, और सबसे ज़्यादा बुरा इसलिए था क्योंकि आज मैं बार बार बचा अपनी पोल खुलवाने से। और ऐसा सुनकर उसकी मॉम बोलती है कि देखो, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम्हें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। तो अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर रोबोट कहता है कि मॉम, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो रोबोट की इस तरह की बात सुनकर उसकी मॉम कहती है, हाँ बोलो, क्या कहना है तुम्हें। तो रोबोट कहता है कि मॉम, प्लीज़ आप मुझे स्कूल में मत पढ़ाइए, क्योंकि ये सब मेरे बस की बात नहीं है। वो भी परवीन बनकर काफ़ी एम्बेरस फील होता है मुझे। अगर किसी को पता चल गया मेरे बारे में कि मैं एक नंबर का डफर हूँ और मुझे कुछ नहीं आता, तो मेरी काफ़ी इमेज ख़राब हो जाएगी। प्लीज़ मॉम, मेरी बात को समझिए। तो रोबोट की तरह की बात सुनकर मिस्सो की मॉम कहती हैं कि देखो, अगर तुम्हारी इमेज की इतनी तुम्हें परवाह होती तो तुम सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान देते, ना कि पढ़ाई छोड़ने के बारे में बोलते। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हें प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है, और तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि सभी लोगों को तुम्हारे बारे में भी पता चले कि तुम बिना परमानेंट सेट के भी बहुत कुछ कर सकते हो, और इससे तुम्हारी इमेज भी काफ़ी ऊंची बढ़ जाएगी। तो अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर मिस्टर रोबोट समझ जाता है कि मॉम को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद मिस्टर रोबोट अपना खाना खा लेता है, जहाँ पर मिस्टर की मॉम उसे बाहर ले जाती है प्रैक्टिस करवाने के लिए, ताकि स्पोर्ट क्लास में वह फिर से कोई गलती ना करे। इसलिए मिस्टर का रोबोट भी पूरी कोशिश करता है अपनी मॉम का साथ देने में। और ऐसा करते करते काफ़ी समय हो जाता है, जहाँ पर परवीन पढ़ाई में काफ़ी तेज़ हो जाता है, और साथ में अपनी स्पोर्ट क्लास में भी। और वह काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है, क्योंकि सब लोगों को पता चल गया होता है कि परवीन बिना परमानेंट सेट के भी हीरो है। और वह इस बात को साबित भी करता है, क्योंकि उसके पूरे स्कूल में उसका नाम हो चुका होता है, लोग उसे काफ़ी पसंद करने लगे थे। ऐसे ही परवीन का रोबोट अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है कि तभी उसके स्कूल के बाहर उसे एक बहुत बड़ा रोबोट नजर आता है जो उसकी बिल्डिंग पर अटैक कर रहा होता है। इससे पहले परवीन उसके हाथ को वहीं रोक लेता है और एकदम से कहता है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब डॉक्टर ऑक्टो मर चुका है तो इतने सारे रोबोट आ कहाँ से रहे हैं। और ये सब कहकर वह उस रोबोट से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर बाकी के परवीन भी आ जाते हैं परवीन की मदद करने के लिए, जो उसके साथ लड़ाई में उसकी हेल्प करते हैं। जहाँ पर वह एक साथ उस रोबोट से लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वो अपने हाथ से एक लेज़र छोड़ता है, जिस लेज़र की वजह से सभी की सभी परवीन एकदम से कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी परमानेंट सेट की पावर कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाती है। जिस बात का फ़ायदा उठाकर वह रोबोट उन सभी को एक हाथ से पकड़ लेता है, और सभी की सभी परवीन अपने आप को छुड़ाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह अपने आप को नहीं छुड़ा पाते। उसके बाद वह रोबोट अपने हाथ से उन सभी परवीन को पकड़कर अपने सीक्रेट बेस में ले जाता है, जहाँ पर उनके सामने पहली बार डॉक्टर ऑक्टो आता है और कहता है, कैसे हो परवीन, मुझे मिस कर रहे थे तुम लोग। और डॉक्टर ऑक्टो को इस तरह सामने देखकर सभी सभी परवीन एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम अभी जिंदा हो, लेकिन कैसे, तुम इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कैसे बच सकते हो। तो डॉक्टर ऑक्टो सभी की बात सुनकर कहता है, मुझे पता है कि तुम सभी के सभी लोग मुझे ज़िंदा देखकर काफ़ी हैरान हो रहे होंगे, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं पता,
जब मैं खाई में गिरा था तो उस वक्त मेरे पास एक ऐसा कैरियर था जिसे मैं कहीं पर भी शूट करूँ तो मेरे हाथ से एक रस्सी बाहर निकलती थी। और इस बात का फ़ायदा उठाकर मैंने परवीन से उसका परमानेंट सेट भी छीना और उसे मार भी दिया। देखो, इससे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। और रही तुम्हारी बात, तुम तो परमानेंट हो ही नहीं। मैं ये बात शुरू से ही जानता था, तुम उसके रोबोट हो। और डॉक्टर ऑक्टो की इस तरह की बात सुनकर सभी के सभी परवीन एकदम चौंक जाते हैं कि इसे इतना सब कैसे पता। और डॉक्टर ऑक्टो की इस तरह की बात सुनकर तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसने पूरे निंजा के कपड़े पहने हुए होते हैं और उसके चेहरे पर मास्क होता है, जो डॉक्टर ऑक्टो से कहता है जब तक कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जब तक तुम्हारी दुनिया पर राज करने का सपना सिर्फ सपना ही रहेगा। और वह इतना बोलकर अपने हाथ से एक स्टार फेंकता है जो सीधे उस रोबोट को पड़ता है, जिसके लगते ही उस रोबोट के हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसे देखकर डॉक्टर ऑक्टो को काफ़ी गुस्सा आता है और वह कहता है कौन हो तुम, और यहाँ पर बिना परमिशन के तुम यहाँ पर कैसे आ गए, जबकि यहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, वो कहाँ पर है, उसके बावजूद तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो। तो डॉक्टर ऑक्टो की बात सुनकर वह निंजा लड़का बोलता है तुम्हारे जो आदमी थे वो बाहर खड़े खड़े काफ़ी थक चुके थे, इसलिए मैंने उन सभी लोगों को थोड़ा रेस्ट करने के लिए बस सुलाया है और कुछ नहीं। और ये सब सुनकर डॉक्टर ऑक्टो एकदम से कहता है क्या, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो डॉक्टर ऑक्टो की बात सुनकर वह निंजा लड़का बोलता है कि मैं कुछ बोलता नहीं बल्कि करता हूँ, यकीन ना हो तुम अपने मॉनिटर स्क्रीन पर देख सकते हो तुम्हारे सारे आदमी इस वक्त क्या कर रहे हैं। और उस निंजा वाली लड़की की बात सुनकर जब डॉक्टर ऑक्टो मॉनिटर स्क्रीन पर देखता है तो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके सारे के सारे आदमी बेहोश पड़े हुए होते हैं, जो उस लड़के ने अकेले ही सभी लोगों को दूर चटा दी थी। ये सब देखकर डॉक्टर ऑक्टो चौंकते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी नॉर्मल लड़के में इतनी ताकत नहीं हो सकती, तुम हो कौन। और वह इतना कहकर जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि और इसी के साथ ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायनारा।